नमस्कार। कभी सोचा है कि हमारे चारों तरफ जो ये प्राकृतिक दुनिया है, जंगल, नदियाँ, हवा, इसकी आर्थिक कीमत मतलब मॉनेटरी वैल्यू क्या हो सकती है? आज हम इसी बेहद दिलचस्प और ज़रूरी सवाल को समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर हम अपने प्लैनेट को आर्थिक भाषा में कैसे माप सकते हैं। चलिए इस सवाल से शुरू करते हैं। एक जंगल की असली कीमत क्या है? पहली बार में तो जवाब शायद आसान लगे, लकड़ी। लेकिन क्या बस इतना ही? जरा सोचिए उन सभी सर्विसेज के बारे में जो हमें मुफ्त में मिलती हैं, जैसे साफ हवा, पीने का साफ पानी या बाढ़ से हमारी सुरक्षा। यही वो छुपा हुआ खजाना है जिसे हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं। तो आज हम कहाँ से कहाँ तक का सफ़र तय करेंगे। हम शुरू करेंगे प्रकृति के इसी अदृश्य मूल्य से, फिर देखेंगे कि इसे हमारी इकोनॉमी का हिस्सा कैसे बनाया जा रहा है। हम धरती के सालाना बजट पर एक नज़र डालेंगे, विकास को मापने के कुछ नए हरे तरीकों को समझेंगे और आखिर में संरक्षण के लिए बनाए गए कुछ बड़े फंड्स के बारे में भी जानेंगे। तो चलिए हमारे पहले पड़ाव पर चलते हैं, प्रकृति का अदृश्य मूल्य। यहाँ हम ये पता लगाने की कोशिश करेंगे कि हमारा इकोसिस्टम जो हमें ये सारी सेवाएं मुफ्त में देता है, आखिर उसकी कीमत लगाई कैसे जा सकती है। इसे ऐसे समझिए, इकोसिस्टम वैल्यूएशन ये एक तरह से प्रकृति की सेवाओं पर एक प्राइस टैग लगाने जैसा है। ये बहुत ज़रूरी टूल है जो पॉलिसी बनाने वालों को ये समझने में मदद करता है कि एक जंगल सिर्फ लकड़ी का भंडार नहीं है, बल्कि उससे कहीं ज़्यादा कीमती है। एक जंगल हमें क्या नहीं देता? ये बाढ़ और मिट्टी के कटाव को रोकने वाली एक ढाल है, हवा से कार्बन सोखने वाला एक जबरदस्त फिल्टर है और न जाने कितनी ही दुर्लभ प्रजातियों का घर भी है। जब हम इन अनमोल सेवाओं की कोई कीमत नहीं लगाते तो हम अनजाने में ही इन्हें खोने का जोखिम उठा रहे होते हैं। अब देखिए, प्रकृति को बचाने को लेकर दो मुख्य तरह की सोच हैं। एक है शैलो इकोलॉजी, जो कहती है कि भाई अगर प्रकृति की कीमत नहीं लगाओगे तो कोई उसे नहीं बचाएगा। वहीं दूसरी सोच है डीप इकोलॉजी, जो मानती है कि प्रकृति अपने आप में अनमोल है, हमें उसे इसलिए बचाना चाहिए क्योंकि ये हमारा कर्तव्य है, किसी आर्थिक फायदे के लिए नहीं। तो सवाल यह है कि इन सिद्धांतों को असल जिंदगी में कैसे उतारा जाए। चलिए अब अपने दूसरे हिस्से में देखते हैं कि प्रकृति के मूल्य को हमारी आर्थिक व्यवस्था में फिट करने के लिए दुनिया भर में क्या-क्या कोशिशें हो रही हैं। यहाँ हम बात कर रहे हैं TEEB की। इसका मतलब है इकोनॉमिक्स एंड बायोडाइवर्सिटी। इसे ऐसे समझिए कि ये एक ग्लोबल मिशन है जिसका एक ही मकसद है, प्रकृति के छिपे हुए मूल्य को सबके सामने लाना। इसका लक्ष्य ये है कि जब भी कोई सरकार या कोई बड़ी कंपनी कोई फैसला ले तो वो प्रकृति पर पड़ने वाले असर को भी अपने हिसाब किताब में शामिल करे। और इस कमाल के आइडिया के पीछे एक हिंदुस्तानी दिमाग है, पवन सुखदेव। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि वो एक बैंकर थे। प्रकृति के आर्थिक मूल्य पर उनके काम के लिए उन्हें 2020 में टाइलर प्राइज मिला, जिसे अक्सर पर्यावरण का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। अब एक और जबरदस्त कॉन्सेप्ट को देखते हैं, जिसे पेमेंट्स फॉर इकोसिस्टम सर्विसेज या PES कहते हैं। इसे कहानी की तरह समझिए। नदी के निचले हिस्से में एक शहर है जिसे साफ पानी चाहिए। ये पानी आता है नदी के ऊपरी हिस्से में बसे गांवों और जंगलों से। तो शहर वाले उन गांवों के लोगों को पैसे देते हैं ताकि वो जंगलों की देखभाल करें और पानी को साफ रखें। है ना विन विन सिचुएशन? तो ये काम कैसे करता है? बहुत सिंपल है। पहला स्टेप, साफ पानी जैसी सेवा के मूल्य को पहचानना। दूसरा स्टेप, ये पता लगाना कि ये सेवा दे कौन रहा है, जैसे जंगल के पास रहने वाले लोग, और इसका फायदा किसे मिल रहा है, जैसे शहर के लोगों को। और तीसरा स्टेप, शहर के लोग उन लोगों को जंगल बचाने के लिए पेमेंट करते हैं। जैसे हमारे घर का एक महीने का बजट होता है ना, बिल्कुल वैसे ही हमारी धरती का भी एक साल का बजट है। अब हम अपने अगले सेक्शन में यही देखेंगे कि क्या हम इस बजट के अंदर रह रहे हैं या हम हर साल उधार लेकर जी रहे हैं। इसे समझने के लिए हमें इकोलॉजिकल फुटप्रिंट को जानना होगा। सीधी भाषा में कहें तो ये इस बात का हिसाब रखता है कि हम अपनी जिंदगी जीने के लिए प्रकृति से कितने संसाधन ले रहे हैं। ये हमारे ग्रह के बजट में हमारे खर्च का हिसाब किताब है। तो यहाँ बड़ा सवाल ये उठता है, क्या हम अपने ग्रह की क्षमता से ज्यादा खर्च कर रहे हैं? क्या हमारी जरूरतें हमारी धरती की सप्लाई करने की क्षमता से कहीं आगे निकल गई हैं? और इसका जवाब एक ऐसी तारीख में छिपा है जो थोड़ी चिंताजनक है। इसे कहते हैं अर्थ ओवरशूट डे। ये साल की वो तारीख होती है जब हम उस साल के लिए मौजूद सारे प्राकृतिक संसाधन इस्तेमाल कर चुके होते हैं। उस दिन के बाद हम अगले साल के संसाधनों से उधार लेना शुरू कर देते हैं।
और ये ट्रेंड देखिए, ये सच में परेशान करने वाला है। 1970 में हम साल के लगभग आखिर में 30 दिसंबर को अपना बजट खत्म करते थे, लेकिन 2024 आते आते ये तारीख खिसक कर 1 अगस्त हो गई है। इसका सीधा मतलब है कि हम साल के लगभग 5 महीने भविष्य से उधार लेके जी रहे हैं। तो अगर तरक्की को नापने के हमारे पुराने तरीके अधूरे हैं, तो फिर बेहतर तरीका क्या हो सकता है? यहीं पर आता है हमारा चौथा भाग, विकास का हरित माप। ये आर्थिक तरक्की को देखने का एक नया और ज्यादा ईमानदार तरीका है। यहां हम बात कर रहे हैं ग्रीन जीडीपी की। इसे ऐसे समझिए कि ये किसी कंपनी की बैलेंस शीट जैसी है, जो अपनी कमाई के साथ साथ अपनी मशीनों की घिसावट को भी गिनती है। ग्रीन जीडीपी देश के लिए ठीक यही काम करता है। ये विकास के साथ साथ प्रकृति को हुए नुकसान को भी हिसाब में लेता है। इसका फॉर्मूला बहुत सीधा है। ग्रीन जीडीपी बराबर है हमारी पारंपरिक जीडीपी, जिसमें से हम प्रकृति को हुए नुकसान की कीमत को घटा देते हैं। यानी हम जो कमा रहे हैं उसमें से उन प्राकृतिक संसाधनों की लागत को माइनस कर रहे हैं जिन्हें हमने खो दिया। और ये सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं, इसे असल में अपनाया भी जा रहा है। भारत के उत्तराखंड राज्य ने ग्रॉस एनवायरनमेंट प्रोडक्ट यानी जीईपी को मापने का ऐलान किया है। और जाहिर है, भूटान का तो मशहूर ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस का मॉडल है ही, जो मानता है कि असली तरक्की पैसों में नहीं, लोगों की खुशी और पर्यावरण की सेहत में है। अब जब हमने सिद्धांत और माप को समझ लिया है, तो चलिए अपने आखिरी हिस्से में एक असली दुनिया का उदाहरण देखते हैं कि ये सब काम कैसे करता है। हम अमेज़न फंड की केस स्टडी पर नजर डालेंगे। हम बात कर रहे हैं अमेज़न फंड की। ये लगभग $1 बिलियन का एक बहुत बड़ा फंड है, जिसे मुख्य रूप से नॉर्वे और जर्मनी जैसे देश सपोर्ट करते हैं। इसका एक ही मकसद है, ब्राजील के अमेज़न वर्षावन को बचाना। ये उन सभी प्रोजेक्ट्स को पैसा देता है जो जंगलों की कटाई को रोकते हैं। लेकिन इस फंड का सफर आसान नहीं रहा। कुछ साल पहले ब्राजील के उस वक्त की सरकार के साथ एक बड़े विवाद के बाद नॉर्वे और जर्मनी ने हाथ खींच लिए और फंड को सस्पेंड कर दिया गया। लेकिन अच्छी खबर यह है कि 2023 में नई सरकार के आने के बाद इस फंड को फिर से चालू कर दिया गया है, जो अमेज़न के लिए एक नई उम्मीद लेकर आया है। तो अंत में सबसे बड़ा सवाल यही बचता है, अब जब हम ये जानते हैं कि प्रकृति के मूल्य को कैसे मापा जा सकता है, तो हम ये कैसे सुनिश्चित करें कि ये मूल्य हमारी सरकारों, हमारी कंपनियों और हमारी अपनी जिंदगी के हर फैसले में नजर आए? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सभी को मिलकर खोजना होगा।